हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इलास्टिसिटी के चैप्टर में आज हम ले रहे हैं 6th पोर्शन। तो आज हम आपको बताएंगे इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस में वॉल्यूम होता है, गैसेस में लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब बातें नहीं आती, तो इसीलिए सीधे उसमें वॉल्यूम होता है। इसीलिए वॉल्यूम की इलास्टिसिटी यानी उनमें बल्क मॉडुलस होता है। और आप ये भी जान लीजिए कि बल्क मॉडुलस का जो इन्वर्स होता है 1/, बल्क मॉडुलस, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। तो इलास्टिसिटी जो गैसेस की होती हैं वो दो तरह की होती हैं। वैसे कई तरह की भी हो सकती हैं, पर दो तरह की हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं ई थीटा या के सफिक्स थीटा, और दूसरा होता है एडियाबेटिक ई फाई या के सफिक्स फाई, नीचे सफिक्स में रहता है। तो पहला लेते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल के बारे में आपको हीट के चैप्टर में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, ये पर यहाँ भी हम जानकारी दे देते हैं, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो अगर गैस का टेम्परेचर सेम हो तो गैस को हम कंप्रेस करें, एक्सपेंड करें और इलास्टिसिटी नापें, और उस दौरान अगर उसका टेम्परेचर सेम हो, सेम बना रहे, तो वो चेंज कहलाता है आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल काइंड ऑफ चेंज, जिसमें कि टेम्परेचर सेम रहता है। हिंदी में उसको कहते हैं समतापी। तो अगर टेम्परेचर सेम रहता है, ऐसा चेंज हम करें, तो उस समय जो गैस इलास्टिसिटी दिखाती है उसे कहते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो टेम्परेचर सेम कैसे रहता है, तो इसके लिए हम या तो बर्तन लेते हैं जो कंडक्टिंग हो, जिससे कि गैस को अगर हमने दबाया तो हीट निकली तो हीट बाहर चली जाए। अगर क्योंकि हीट गैस के साथ रह गई तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा चेंज एक कंडक्टिंग कंटेनर में किया जाता है, और ऐसा चेंज बहुत धीरे धीरे किया जाता है, क्योंकि तेज़ी से किया जाएगा तो तेज़ी से यदि कोई चेंज होगा तो वो इतनी जल्दी से हीट निकलेगी कि वो गैस का टेम्परेचर बढ़ा देगी, और इतनी जल्दी वो हीट हवाओं में भाग नहीं पाएगी। तो पहला तो ये है कि ये कंडक्टिंग, तो याद रखिए कभी कभी वो आइसोथर्मल का नाम नहीं लेंगे, आपसे कहेंगे कि कंडक्टिंग कंटेनर में, तांबे के बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में हमने गैस को कंप्रेस किया, तो आप समझ लीजिए वो यही कहना चाहते हैं कि टेम्परेचर नहीं बढ़ने पाएगा। या कहेंगे कि हमने गैस को धीरे धीरे कंप्रेस किया, धीरे धीरे एक्सपेंड किया, तो ये सारे चेंजेस क्या होंगे, आइसोथर्मल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे चेंज जो होते हैं वो कंडक्टिंग बर्तन में होते हैं, और वो धीमी स्पीड से होते हैं। और ऐसे चेंज में चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल का लॉ लगता है। तो बॉयल का लॉ कहता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे अब कांस्टेंट, अब के मत कहिए क्योंकि के तो इलास्टिसिटी के रूप में यूज हो रहा है, तो मान लीजिए C, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप जानते हैं कि जो इलास्टिसिटी होती है, बल्क मॉडुलस होता है, वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। चेंज इन प्रेशर जो कि होता है स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस के जैसा, और ये है dV/V यानी वॉल्यूम का स्ट्रेन। तो ये हो जाता है V dP/dV, ये है बल्क मॉडुलस। अब ये जरूर कहते हैं कि अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो ये माइनस में लिख देते हैं कुछ लोग, तो कहते हैं ये माइनस में रहता है।
अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो प्लस में ही रहेगी। अगर ये माइनस आती है तो आप उसे प्लस कर लीजिए, तो प्लस में ही रखना है अपने को। तो ये वैल्यू हमको निकालना है वी डी पी बाई डी वी। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए वी डी पी, तो यानी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो अगर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, मान लीजिए वी के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, तो क्या होगा, तो ये प्रेशर वॉल्यूम दोनों बदल रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। याद करिए ये हमारा कैलकुलस का फार्मूला होता है कि डी यू वी बाई डी एक्स, जहाँ यू वी दोनों वेरिएबल है, इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे कैलकुलस का फार्मूला है, प्लस डी वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। डी सी बाई डी वी तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसका तो ये हो गया वो, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है। अपने को निकालना है वी डी पी, तो वी डी पी कहाँ, यहाँ देखिए वी डी पी बाई डी वी, ये चीज़ यहाँ है। अच्छा ये चीज़ तो 1 है, ये उधर चली जाएगी, तो वी डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी। और ये चीज़ क्या है, ये है, आप दोनों तरफ का साइन चेंज कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई के, और ये इलास्टिसिटी हो जाएगी आइसोथर्मल टाइप की, तो के थीटा, जो कि गैस के प्रेशर के बराबर होती है। तो ये बात याद रखें कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस इन एनी केस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अंडर विच द गैस इज इन एनी केस। तो ये फार्मूला तैयार हो गया। तो आइसोथर्मल जो है वो प्रेशर के बराबर होती है। और अब लेते हैं दूसरा एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। एडियाबेटिक का मतलब है कि ऐसा पैक कर दिया गया है किसी भी गैस को कि हीट उसकी अंदर से बाहर न जा पाए और बाहर से अंदर कोई हीट ना आ पाए। तो ये बात के वाला जो फार्मूला है ये हम लिखा ही रहने देते हैं। तो के इज इक्वल टू, हालांकि ये फार्मूले अगले डेरिवेशन में भी काम आएंगे, ये वाला। तो इस बार हमने हीट न तो अंदर से बाहर जाए न बाहर से अंदर आए, इसके लिए हमने बर्तन को सभी तरफ से प्लास्टिक से पैक कर दिया है, और यहाँ तक कि पिस्टन को भी हमने ऐसा पैक कर दिया है कि पिस्टन खिसकेगा लेकिन हीट उसमें से न जाएगी। तो गैस जो भी भरी हुई है, इस बार हम गैस को अगर दबाते हैं तो उसमें हीट पैदा होगी, तो वो हीट अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कई लोग के दिमाग में आ सकता है कि जब हम हीट बाहर से अंदर सराउंडिंग से गैस में या गैस सराउंडिंग में ना आने जाने देंगे तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। तो इसका आंसर है कि अगर हीट अंदर बाहर नहीं जाने देंगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई किसी आदमी से मेहनत करवाइए, वो गर्म पड़े और उसकी गर्मी बाहर ना जा पाए तो वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, और गर्मी बाहर चली जाएगी, टेम्परेचर ना बढ़ेगा। तो इस बार क्या होता है कि पौसा का लॉ लगता है। तो दूसरा लेते हैं एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैस। तो इसको हम लोग बोलते हैं के फाई। तो ये कैसा चेंज है, एडियाबेटिक चेंज वो होता है कि जो बैड कंडक्टिंग कंटेनर में तेजी से किया जाता है। तो एडियाबेटिक का मतलब सच ए चेंज इन विच हीट एक्सचेंज, हीट का लेन देन between system and surroundings is prohibited, रोका जाता है। तो इट इज डन, ये किया जाता है इन इंसुलेटिंग कंटेनर एट फास्ट रेट। कई बार क्या होता है, जैसे कोई कहा कि एक गुब्बारा फट गया तो अचानक से उसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया फटते ही। तो ये जो अचानक का चेंज है ये भी एडियाबेटिक होगा। भले गुब्बारा खुले दुनिया में फटा, कोई पैकिंग नहीं है, इंसुलेटेड नहीं है, लेकिन फास्ट है, इस वजह से ये एडियाबेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। तो
तो इसमें जो है पॉइसन का लॉ लगता है, एक साइंटिस्ट थे पॉइसन, तो उनका लॉ लगता है, और वो लॉ क्या कहता है कि पीवी पावर गामा, ये गामा है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ गामा उस गैस की एटॉमिसिटी पर डिपेंड करता है, और मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा 1.67, डायटॉमिक के लिए 1.4 और ट्राइटॉमिक के लिए 1.33, और यदि कई एटम है पॉलीएटॉमिक के लिए लगभग 1.25 होता है। तो गामा होता है रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पीवी पावर गामा इज इक्वल टू सी है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि अपने को निकालना है बल्क मॉडुलस जो होता है dP VdP अपॉन dV। ये बल्क मॉडुलस है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो पीवी पावर गामा इज इक्वल टू सी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हम v के रिस्पेक्ट में, और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए v के रिस्पेक्ट में। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा p डिफरेंशियल ऑफ v पावर गामा इज इक्वल टू अपॉन dv प्लस v पावर गामा इंटू डिफरेंशियल ऑफ p इज इक्वल टू एक कांस्टेंट का डिफरेंशियल इक्वल टू 0। तो ये हो गया, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशियल ऑफ x पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। तो n यहाँ पे एक नंबर है जो यहाँ गामा है, तो p ये हो गया p, और वो हो गया गामा v पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा, और प्लस v पावर गामा और dp बाई dv इक्वल टू 0 आ गया। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है v dp बाई dv। तो v ये चीज़, तो इसको अपन निकाल लेते हैं। अब आप देखिए गामा p आप यहाँ बचा लें, बाकी उठा ले यहाँ, तो v पावर गामा और dp बाई dv माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर v पावर गामा माइनस 1 बच जाएगा। ये यही है, और ये उधर चला गया। तो अब इससे अपन ले जाके डिवाइड कर देते हैं, v पावर गामा माइनस 1। तो v पावर गामा गामा माइनस 1। तो अब आप देखें तो ये v की पावर गामा माइनस 1, v पावर गामा, तो दोनों ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा v पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, ये ऊपर जाएगा, पावर घट जाएगी, इंटू डी पी बाई डी वी। तो ये v हो जाएगा, तो माइनस v डी पी बाई डी वी आ जाएगा। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, माइनस v डी पी बाई डी वी, ये गैस का बल्क मॉडुलस है। और जो इस बार क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन में जो चेंजेस हुए हैं, तो जो बल्क मॉडुलस आ रहा है वो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस आ रहा है, यानी k फाई आ रहा है, जो कि गामा इंटू इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि k फाई किसी गैस का और k थीटा दोनों का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है गामा p और ये होता है p, तो ये रेशियो आ जाएगा गामा। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि हमने आपको जो गामा बताया है वो 4 प्रकार की गैसेस के लिए बताया है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस है। अब देखिए कुछ इलास्टिसिटी के बारे में टर्म्स आपको बता देता हूँ। जैसे एक टर्म होती है इलास्टिक फटीग, फटीग यानी थकान, टायर्डनेस। तो क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु होती है उसमें आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म हो सकती है, और फिर आपने हटा लिया तो वो वापस लौट गई। लेकिन आप यही काम बार बार करते रहिए, बार बार फोर्स लगाइए, बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, तो पता लगेगा कुछ देर बाद वो फिर डिफॉर्म हो जाएगी और फिर लौटेगी नहीं।
लोगों को लगेगा क्या इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स लगा दिया, तो बाहर नहीं लगाया, आपने इतनी बाहर लगा दिया, या आपने उस बॉडी को लोड करके छोड़ दिया, अब वो बिगड़ी हुई है लंबे समय तक, आपका लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है लेकिन बिगड़ी हुई है, हटाइए अब तो वापस ही नहीं लौट रही, लगता है हमेशा के लिए नष्ट हो गई क्या, खराब हो गई क्या। लेकिन जब आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे खाली तो आराम कर लेगी, वास्तव में एक तरह से थक गई थी, लॉर्ड कैल्विन ने पता लगाया, तो वो फिर वापस आ जाएगी और फिर से वो एक फ्रेश बॉडी की तरह काम करने लगेगी। फिर आप दबाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगी और छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगी। तो इसे कहते हैं कि बॉडी जो है वो फटीग्ड हो गई थी, मतलब थक गई थी। ऐसा तब होता है जब यद्यपि इलास्टिक लिमिट के अंदर लेकिन कोई फोर्स बार बार लगाया जाए, तो ये इलास्टिक फटीग आ जाती है। तो इसमें कल आपको कुछ चीज़ें हम बता रहे थे ग्राफ के बारे में, तो वो हमने आपको बता दिया था, आप उसको बुक में भी देख सकते हैं एक बार। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो कर्व है उसके बारे में आप देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं कि हमने छत से एक वायर को लटका दिया। अब ये वायर की लंबाई L है, तो क्वेश्चन ये है कि हम वायर की लंबाई को कितना रखें, और बढ़ा सकते हैं कम से कम कि वो वायर अपने ही वेट के कारण टूट जाए, जबकि उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है वो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ of a wire of a material such that when it is hung it breaks by सेल्फ वेट। तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, जितनी स्ट्रेस पर ये मटेरियल ब्रेक हो जाता है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डेंसिटी दी हुई है 3000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए कि L लेंथ है जो जस्ट सफिशिएंट है कि ब्रेक कर जाए, तो इसका जो लोड बनेगा वो इसके वेट के बराबर बनेगा, जमीन खींचेगी तो जितना लोड होगा वो लग जाएगा इसके ऊपर। तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लोड लगेगा, इस पॉइंट पर इस वायर इतने हिस्से का लोड लगेगा, इस पॉइंट पे इतने हिस्से का लोड लगेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर वहाँ से नीचे वाला वायर का लोड लगेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोड लगेगा तो टूटेगा, तो यहीं से टूटेगा। तो से दैट लेंथ इज एल। तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वायर का एयर, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दें तो मास आ जाएगा, तो मास ऑफ वायर अब ये, और वेट हो जाएगा ALDG। तो वेट जो है वही हो जाएगा फोर्स। वेट होता है mg यानी ALDG, और वही हो जाएगा फोर्स इस वायर पे। तो स्ट्रेस हो जाएगी यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया, तो ALDG अपॉन A,
तो ये एल डी जी ही हो जाएगी स्ट्रेस। और जब ये स्ट्रेस हो जाएगी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर है, तो ये टूट जाएगा। तो यल यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यल इक्वल टू 10⁵ अपॉन डी जी। तो 10⁵ और डी डेंसिटी वायर की दी हुई है 3000 और जी लगभग 10 मान सकते हैं। तो ये देखिए 3 जीरो ये कट गए, चौथा जीरो और 4 जीरो कट गए, तो यहाँ 1 जीरो बच गया। तो ये 10 1 जीरो 3 1 4 जीरो हो गए, तो ये 4 जीरो कट गए, 1 जीरो बच गया, तो 10 बच गया। तो 10/3 मीटर यानी 3.33 मीटर वो लंबाई होगी, जिसमें वायर अपने ही वेट से टूट जाएगा। ऐसा इसलिए है कि वो कम लंबाई इसलिए आई क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर वायर है, तभी तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना कम है। ठीक है, ये आपने प्रॉब्लम समझ लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है कि एक झील के अंदर, ये झील है मान लीजिए, हमने सबसे ज़्यादा गहराई पर एक बॉल रख दिया और हमें निकालना है कि झील की हाइट, पानी की डेप्थ कितनी है। जबकि यहाँ रखने पर पानी के प्रेशर के कारण ये बॉल छोटी हो गई, मान लीजिए कि 5% छोटी हो गई। ए बॉल becomes 5% smaller by volume when kept in bottom of a lake। और ये जो बॉल का मटेरियल है उसका के दिया हुआ है बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉल इज 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना बल्क मॉडुलस है। तो आपको निकालना है कि झील में पानी की गहराई कितनी है। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ वाटर इन लेक। तो इस बॉल पे लग रहा है प्रेशर, तो वो प्रेशर का चेंज है, क्योंकि यदि यहाँ बॉल थी तो कुछ प्रेशर तो यहाँ भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ जाने प्रेशर का चेंज है। और वो प्रेशर का चेंज इनटू वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, इसका माइनस करें तो ये के होता है, के का ही फार्मूला। तो माइनस को ध्यान ना दें यहाँ पे। तो देखिए के दिया हुआ है 10⁷ और वॉल्यूम, देखिए चेंज इन वॉल्यूम, ये बात इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100 अगर हम कर दें तो ये परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम है, और परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है 5%, तो ये वैल्यू 5 के बराबर है। तो dV/V की वैल्यू आ जाएगी 5/100। सॉरी, तो देखिए dV यहाँ रखने के लिए 5/100 आ गया, तो यहाँ V/dV है यानी 100/5। और dP यानी चेंज इन वॉल्यूम अपने को निकालना है यहाँ पे। तो ये देखिए dP आ जाएगा 5 यहाँ आ गया, तो 50/100 यानी 0.5 यहाँ dP आ गया। तो 0.5 चेंज इन प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर पानी की एच डेप्थ में हम लोग जाते हैं तो प्रेशर बनता है, आपने सुना होगा HdG, तो HdG आ गया 0.5। तो एच और पानी की डेंसिटी होती है 1000 और G होती है 10, तो ये आ गया 0.5। तो ये H आ गया इस तरह से इतना।
तो ये काफ़ी कम आ गया क्योंकि वैल्यूज़ हमने अपने मन से ले ली थी। तो वास्तव में ये जैसे अपन से गलती हुई है, ये 10 पावर 7 था, 10 नहीं था। तो ये 5 इंटू 10 नहीं, 50 नहीं हुआ, 5 इंटू 10 पावर 7, ये मैंने गलत कर दिया है। ये इधर आया ना 5 10 पावर 7 अपॉन 100, ये हो गया। तो ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट गया, 10 पावर 5 आ गया। तो 5 इंटू 10 पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 5। तो ये बन गया 5 इंटू 10 पावर 5 और नीचे आ गया 10,000 यानी 10 पावर 4। तो ये कट जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। तो 50 मीटर गहराई पे वो बॉल है, यानी झील की गहराई 50 मीटर है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ये है कि आज मैंने आपको गामा के बारे में बताया था, तो कितने प्रकार की गैसेस का गामा मैंने आपको बताया। ऑप्शन 1 4 प्रकार की गैसेस, ऑप्शन 2 3 प्रकार की गैसेस, ऑप्शन 3 2 प्रकार की गैसेस, ऑप्शन 1 1 प्रकार की गैस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।